और अपना हिमाचल की खबरों को अब विस्तार से जानेंगे। सदन में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक निरस्त करने का बिल पारित हो गया और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना खत्म हो गई। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक निरस्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने में आई। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया था। प्रस्ताव चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़े लोगों के लिए योजना शुरू की गई थी। सत्ता पक्ष अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो इस बिल को सरकार को वापस ले लेना चाहिए, जिस पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदन में कहा कि आपातकाल के विरोध में जो आंदोलन किया गया वो राजनीतिक आंदोलन था, उन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। वहीं भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने सदन में कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी गई थी, जिस पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की उन लोगों को ही लोकतंत्र प्रहरी बनाने की कोशिश की गई। जबकि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष के सदस्यों ने अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकारों को तो लोकतंत्र प्रहरी याद नहीं आए, लेकिन जब जयराम की सरकार बनी तो उनको प्रहरी याद आए, और जब किसी सरकार की लोकप्रियता गिरती है तो उन्होंने इस प्रकार के प्रहरी याद आते हैं। जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे दिन नहीं महीने गुजारे, 19 महीने, 21 महीने, 15 महीने, 16 महीने और कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की थी, और इसी बात को, उनके इस योगदान को इमरजेंसी के लिए समाप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उन लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे, और जिसकी परिणति ये हुई आखिरकार 1977 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। इस वक्त जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर आपातकाल की वो स्थिति पैदा की थी, यहां तक कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। इट इज पब्लिक मनी, ये जनता का पैसा, ये तो गरीबों की जेब में जाना चाहिए, वेल ऑफ लोगों की जेब में थोड़ी जाना चाहिए। अब कुछ लोगों का मैंने नाम लिया में, जो कांगड़ा के वेल ऑफ लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, चंबा के बड़े वेल ऑफ करोड़पति लोग हैं, मंडी के वेल ऑफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं जिनकी इनकम करोड़ों में, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। और कई तो ऐसा है, उनमें से एक तो ऐसा है जो पावर प्रोजेक्ट के मालिक हैं, पावर प्रोजेक्ट है, उनमें से एक ऐसे व्यक्ति है जिसका बेटा जो है नामी हाईकोर्ट का नामी वकील है, और इनके परिवार के कई लोग क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर हैं। 90% लोग तो इनमें करोड़पति लोग हैं। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सांसद की भी पेंशन ले रहे हैं, एमएलए की भी पेंशन ले रहे हैं, और तीसरे रूप में जो है लोकतंत्र प्रहरी योजना से भी उनको पैसा मिल रहा है। ये कैसा कानून है जो तीन जगहों से जिनको सरकारी धन मिल रहे हैं? सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को उचित लगा, मंत्रिमंडल को उचित लगा, हमने इसको निरस्त कर दिया है। आज सदन में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने फर्जी डिग्री मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। राजेंद्र राणा ने सदन में कहा कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय में डिग्रियों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। छोटे से हिमाचल में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। सोलन जिले में तो एक पंचायत में 3 विश्वविद्यालय खुले हैं। मानव भारती विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए 2007-8 में भाजपा सरकार के समय अनुमति दी गई थी। राजेंद्र राणा ने पूछा कि मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा की आपराधिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद विश्वविद्यालय चलाने की अनुमति कैसे मिल गई? जो कोर्स चलाने की अनुमति नहीं थी, उन कोर्स डिग्रियां भी बेची गई। इस मामले में राजेंद्र राणा ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। इस प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि फर्जी डिग्री मामले से व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा। प्रदेश में अधिकतर निजी विश्वविद्यालय 2008 से 2012 के बीच खुले। इस मामले की पहली शिकायत 2020 में सरकार को मिली। जो फर्जी डिग्री की संख्या की जानकारी सदन में दी गई वो उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस मामले पर 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। इस विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा की राजस्थान में 194 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
मैंने कहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है और 41,000 डिग्रियों की तफ्तीश पुलिस ने करी है, जिसमें 5500 कुछ डिग्रियां जो है वो सही पाई गई हैं और 36,000 से ज्यादा डिग्रियां जो है वो फर्जी पाई गई। एक डिग्री का 4 से 10 लाख रुपया जो है लिया गया है और अगर 4 लाख रुपए भी एवरेज लाएं और 5 लाख डिग्री का भी अनुमान लगाएं तो भी 20,000 करोड़ रुपए का मामला बनता है। मैंने कहा ये डिग्रियां हिमाचल प्रदेश में नहीं बेची गई, ये पूरे देश के अलग अलग राज्यों में बेची गई और विदेशों में भी बेची गई हैं। तो क्या मजबूरियां रही हैं सरकार की कि उस समय मामला बार बार उठाने के बावजूद विधानसभा में सदन के बीच में उठाने के बावजूद भी इस मामले को सीबीआई को नहीं दिया गया। 195 करोड़ के लगभग इसकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। फैमिली इसकी जो है विदेश ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई है। तो ये अरबों रुपए का मामला है और छोटे छोटे मामले होते हैं तो ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, पर इस मामले को भारत सरकार ने भी गंभीरता से नहीं। सरकार का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। अगर अनियमितताएं हुई, क्योंकि अभी तो स्टेज में है कि अभी इंक्वायरी चली हुई है, स्पष्ट रूप में भी कहा नहीं जा सकता है इसमें कितनी अनियमितताएं हुई कि नहीं हुई। जो स्थिति है वो आपके सामने है। टोटल 67 टीचिंग स्टाफ की आपकी वहां पर स्वीकृत पोस्टें थी, जिसमें से 27 पोस्टें भरी गई है और इसके अलावा कुछ लोग आपके 30 से अधिक आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी रखे गए हैं। और जो इसमें इंक्वायरी हुई थी, ये सरकार के बनने से पहले अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी आई थी। उसके उपरांत ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है और हम सबका ये अटल विश्वास है कि जो भी नियुक्तियां हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की बात आती है, चाहे हमारे स्कूलों की बात आती है, उसमें एक पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो और मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हो और उसमें हम वचनबद्ध हैं। और अगर इसमें कोई अनियमितताएं पाई जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार और विभाग अगली कार्रवाई करेगा। हम उस बात को लेकर ये इंक्वायरी हमने शुरू की है। जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त हमने इंक्वायरी शुरू की है। हमारे इस दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो राणा है उसमें, और उसके साथ राजकुमार राणा है जिनका नाम, जो उसके मालिक थे। और उस कार्यवाही को हमने कहा और आगे बढ़ाई जाए और हमारी सरकार के दौरान ही 195 करोड़ रुपए की जो संपत्ति उसकी जो है वो जब्त की थी। सदन में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में शिक्षक भर्ती का मामला भी उठा। इस मामले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं की जांच की जा रही है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा फर्जी डिग्री मामला और शिक्षक भर्ती का मामला अलग अलग है। मंडी विश्वविद्यालय कुछ लोगों की परेशानी का कारण क्यों बन गई है? छात्रों की परेशानी को देखते हुए ये विश्वविद्यालय खोला गया, लेकिन सरकार बदलते ही उस यूनिवर्सिटी का गला घोटने की तैयारी की जा रही है और इस पर राजनीति की जा रही है। इस मामले में जांच होनी चाहिए, जिस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में कहा पूरे मामले की जांच की जाएगी। सरकार का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। अगर अनियमितताएं हुई, क्योंकि अभी तो स्टेज में है कि अभी इंक्वायरी चली हुई है, स्पष्ट रूप में भी कहा नहीं जा सकता है इसमें कितनी अनियमितताएं हुई कि नहीं हुई। लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है। टोटल 67 टीचिंग स्टाफ की आपकी वहां पर स्वीकृत पोस्टें थी, जिसमें से 27 पोस्टें भरी गई है और इसके अलावा कुछ लोग आपके 30 से अधिक आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी रखे गए हैं। और जो इसमें इंक्वायरी हुई थी, ये सरकार के बनने से पहले अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी आई थी। उसके उपरांत ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है और हम सबका ये अटल विश्वास है कि जो भी नियुक्तियां हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की बात आती है, चाहे हमारे स्कूलों की बात आती है, उसमें एक पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो और मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हो और उसमें हम वचनबद्ध हैं। और अगर इसमें कोई अनियमितताएं पाई जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार और विभाग अगली कार्रवाई करेगा। सदन में कालका शिमला 4 लेन में निर्मित कंगड़ा घाट सुरंग के मामले में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सुरंग की अलाइनमेंट परिवर्तित करने से लागत में वृद्धि और देरी होने को लेकर लाया गया। सतपाल सत्ती ने प्रस्ताव पर सदन में कहा टनल का निर्माण 90% पूरा हो गया है।
अब कहा गया कि टनल में पानी का टैंक आ गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पूरे विषय पर कंपनी से जवाब तलब किया जाना चाहिए। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। सतपाल सत्ती ने कहा कि 4 लेन निर्माण में 2-3 साल की देरी हुई है, लागत भी बढ़ी है, इसका काम जल्द पूरा होना चाहिए। प्रस्ताव पर जवाब देते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदन में कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस निर्माण कार्य में पीडब्ल्यूडी का लेना देना नहीं है, इसकी पूरी जिम्मेदारी NHAI की है और उसकी ओर से जानकारी दी गई कि 2024 तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। 207 मीटर सुरंग बढ़ाई जाएगी, इसमें करीब 50 करोड़ का खर्च आएगा। आज सदन में नगर निगम संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने से शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 41 से घटकर 34 हो गई है। स्विच ऑफ बैग में एक साइड में रख तो छोड़ो। विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन प्रश्नकाल के दौरान लंपी वायरस का मुद्दा भी उठा। ये मुद्दा कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने उठाया और सदन में कहा कि लंपी वायरस के दौरान पशुओं को समय पर इलाज नहीं मिला। इसको लेकर विधायक ने पशुधन की मौत पर मुआवजे की मांग की, जिस पर पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। लंपी को केंद्र ने आपदा घोषित नहीं किया था। ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर पोस्टकार्ड कैंपेन शुरू की है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में युवा कांग्रेस ने कैंपेन का पोस्टर और पोस्टकार्ड लॉन्च किया। जो कि पोस्टकार्ड जारी किया गया, उसमें पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। ये पोस्टकार्ड पीएम को भेजे जाएंगे। युवा कांग्रेस के स्टेट मीडिया चेयरमैन चंदन राणा, वाइस चेयरपर्सन शुभ्रा जिंटा समेत अन्य पदाधिकारियों ने यह अभियान लॉन्च किया और यह अभियान हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और उसके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी है, जो संसद के बाहर से लेकर सड़कों तक पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। हम जो ये पोस्ट कार्ड कैंपेन है, सीधा मोदी जी के एड्रेस पर भेज रहे हैं। पूरे प्रदेश के हर प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय और हर विधानसभा में इसे लॉन्च किया जाएगा और विधिवत हम जनता के बीच में जाके ये जो पोस्ट कार्ड है इसे भरवाएंगे और इसे मोदी जी के एड्रेस पर पोस्ट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो खत उनके घर तक पहुंच रहा है शायद उसे वो पढ़े और देश को इन बातों का जवाब दे। वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 के विरोध में आज राज्य भर में पूर्व सैनिकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सैनिकों ने हर जगह प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद डीसी से मिलकर अपने विरोध का ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि वन रैंक वन पेंशन में कई तरह की खामियां हैं। इससे रिटायर्ड ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन पूर्व सैनिकों के साथ धोखा हुआ है। ऑफिसर्स से लेकर जवानों तक की पेंशन अंतर बहुत ज्यादा है। एक अधिकारी अगर दिव्यांग हो जाता है तो उसके लिए 2,41,000 का पेंशन है, लेकिन वही एक जवान अगर दिव्यांग हो जाए तो उसके लिए सिर्फ 15,000 रुपए की पेंशन की व्यवस्था की गई है। ऑफिसर्स और जवानों की विधवाओं को मिलने वाली पेंशन में भी समानता नहीं है। पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 6 अगस्त से दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के करीब 6 लाख पूर्व सैनिक प्रदर्शन करेंगे। हमारा अधिकारियों से कोई वो नहीं है कि उनको वेतन क्यों मिलता, वेतन उनका ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एमएसपी, विधवा पेंशन, डिसेबिलिटी और जोखिम भत्ता, इसके अंदर डिफरेंस क्यों है? ये तो सबको इक्वल बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर जख्मी सिपाही होता है तो भी उसका उतनी दर्द होती है और अधिकारियों को तब भी उतनी दर्द होती है। तो अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन 75,000 और जवान को 9,000, ऐसा क्यों? इसके ऊपर बराबर होना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन की जो सेकंड की जो रिव्यू के पेंशन टेबल निकला है उसकी है, पर जो बेसिक हमारी समस्याएं हैं वो ये हैं कि जेसीओ और ओआर जो हैं उनको किसी कमेटी में नहीं रखा जाता। जब भी पेंशन के बारे में या ईसीएचएस के बारे में
कैंटीन के बारे में या सैनिक वेलफेयर की कोई बात होती है, उसमें वी आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, जबकि स्टेक होल्डर जो हैं दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट स्कीम, उनसे भी राय पूछनी चाहिए। हम 10 साल से पे कमीशन का इंतजार करते हैं। 10 साल तक जो है ना सोचते हैं कि भाई अब इस 10 साल में जो 10 साल के बाद जो पे कमीशन आएगा तो उसमें हमारी पे बढ़ेगी, परंतु ये 7वां पे कमीशन एक ऐसा पे कमीशन था जिसमें जो है लोगों की तनख्वाह बढ़ने के बजाय कम कर दी गई। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार फिर से लोगों को डराने लगी है। 10 दिन में प्रदेश में 1400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 2 की मौत की भी खबर आई है। कोरोना के एक्टिव मरीजों के मामले में हिमाचल फिलहाल 6ठे नंबर पर है। हिमाचल में डरा रही कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में 10 दिन में मिले 1468 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 1200 के पार। हिमाचल के हर कोने में फिर से कोरोना का खौफ फैलने लगा है। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण से मौत भी होने लगी है। जांच में 100 में से हर 8वें की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। 10 दिनों के आंकड़ों से कोरोना की रफ्तार समझिए। 24 मार्च को प्रदेश में कुल 354 एक्टिव केसेस थे और 2 अप्रैल तक एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1218 हो गई। 10 दिनों में 1468 नए मरीज मिले, जिनमें 2 की मौत हो गई। अब ये देखिए कि 10 दिनों में किस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी। 24 मार्च को 1448 लोगों की जांच में 100 नए मरीज मिले। 25 मार्च को 1284 लोगों की जांच में 77 नए मरीज मिले। 26 मार्च को 312 लोगों की जांच हुई, जिनमें 15 नए मरीज मिले। 27 मार्च को 1319 लोगों की जांच हुई तो 126 पॉजिटिव केस मिले। 28 मार्च को 2750 लोगों की जांच हुई, जिनमें 140 नए केस मिले। 29 मार्च को 4267 लोगों की जांच हुई और 255 नए केसेस मिले। 30 मार्च को 2191 लोगों की जांच हुई, 124 नए केस मिले। 31 मार्च को 3347 लोगों की जांच हुई, 183 पॉजिटिव मिले। 1 अप्रैल को सबसे ज्यादा 5249 लोगों की जांच हुई तो सबसे ज्यादा 354 नए मरीज मिल गए। 2 अप्रैल को सिर्फ 1383 लोगों की जांच हुई तो भी 94 मरीज मिले। औसतन 100 लोगों की जांच में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। कोरोना की यह रफ्तार चिंताजनक है और 1208 एक्टिव मरीजों की संख्या के साथ हिमाचल देश में 6ठे स्थान पर जा पहुंचा है। नंबर 1 पर केरल, 2 पर महाराष्ट्र, 3 पर गुजरात, 4 पर कर्नाटक और 5वें नंबर पर दिल्ली है। हिमाचल में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीजों की बात करें तो कांगड़ा में 251, मंडी में 239, शिमला में 167 और हमीरपुर में 162 एक्टिव मरीज हैं। सरकार हर हालात से निपटने को तैयार है, लेकिन संक्रमण से बढ़ती रफ्तार से हर किसी को सावधान रहने और एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारी आपसे यही अपील है कि कोरोना को लेकर पहले से बनाए गए गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और लक्षण दिखते ही टेस्ट कराएं। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला। मंडी में 10 और 11 अप्रैल को कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान मंडी जिले में स्वास्थ्य विभाग के पीएचसी स्तर तक कोविड को लेकर मौजूद सुविधाओं की जांच की जाएगी। यहां सर्दी जुकाम के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट की संख्या को भी बढ़ा दिया है। अप्रैल महीने में अभी तक जिले में 843 सेट टेस्ट लिए गए हैं, जिनमें से 79 पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारी होने जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी है उसमें और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक डायरेक्शन आई है, जिसकी हमारी मॉक ड्रिल रखी गई है। मॉक ड्रिल कहाँ होनी है? हमारी जो है ये हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी सभी जगह जहाँ पे हमारे इंडोर पेशेंट होते हैं, पीएचसी लेवल तक है ये, ठीक है। तो इसमें जो हमारे से एक चीज़ है कि ये
कोविड जो हमारी जो कहाँ हमारी करनी है, इसमें हमारे से जो गैप्स उसमें हमने ढूंढने हैं कि ताकि वो गैप्स धीरे जाके हमें पता चले कि ताकि जब हमारी चीज़ आ जाए कहीं कोविड ज़्यादा हो जाए तो हम उसको टाइमली जो फिलअप कर सकें। उसमें कुछ एक पॉइंट हमारे को दिए गए हैं, जैसे हमारी बेड कैपेसिटी कितनी है, उससे कितने बेड जो हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड है, कितने नहीं है, आईसीयू बेड कितने हैं हमारे पास, एबिलिटी ह्यूमन सोर्स बंदे लोग कितने हमारे पास काम करने वाले, क्या मैन पावर हमारे पास पूरी है या नहीं है। कांगड़ा स्थित प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में अचानक से निकाले गए 250 से भी ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अब सड़कों की खाक छानने पर मजबूर हैं। आज तीसरे दिन भी ये कर्मचारी टीएमसी के एडमिन ब्लॉक के बाहर मौन प्रदर्शन करते नजर आए और इस दौरान कुछ महिला कर्मचारी फपक फपक कर रोती हुई अपनी आप बीती बताते हुए दिखाई दी। इन कर्मचारियों की हौसला अफजाई के लिए नगरोटा बगवां के पूर्व विधायक अरुण मेहरा कूका भी धरना स्थल पर पहुंचे। इन लोगों का पक्ष सरकार के सामने रखने की भी उन्होंने बात कही है। कैसे करेंगे, हमें एकदम से बोल देंगे तो हम कहाँ जाएं, अब हम कहीं जाने वाले जा नहीं सकते। पहले मैं इधर घरों में काम करती थी, यहाँ आ गई तो चलो थोड़ी राहत मिल गई क्योंकि सारा बन गया ना भी, तो चलो हम लगे तो चलो अच्छा होगा कि हम पढ़ा सकेंगे अच्छी तरह। पैदल आते हैं, घर से पैदल जाते हैं, किराए खर्चने से भी डर लगता है कि चलो 2-4 पैसे बच जाते हैं, हमें उतने से कर लेते हैं। आज कोई सभी मुश्किल ऐसे पहाड़ पड़ के, जैसे सर पे इतना पहाड़ पड़ के जैसे लग रहा कि मेरे को तो मैं तो मर जाऊंगी। अब हम सर मैरिड बंदे हैं, कुछ अभी इस टाइम में, तो वो बंदे कहाँ जाएंगे? कईयों ने गाड़ियाँ ली हैं, बाइक लोन उठाए, सर कहाँ से भरेंगे हम? अब सर मैं 30 किलोमीटर का रन अप करता हूँ, मेरी गाड़ी का 5,500 का तेल लगता है। अब बताओ सर हम कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे सर? सैलरी हमारे को टाइम से मिलती नहीं है, कभी 7 तारीख, कभी 18 तारीख, कभी अभी मार्च की 24 या 25 तारीख को मिली है, वो भी रात के टाइम है। पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही निचले इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी दिया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों का रुख न करने की अपील की है। में जनवरी दिसंबर जैसा मौसम हो रहा है, बस बर्फ पड़नी बाकी रह गई है। हाँ, इस वक्त बारिश होना बहुत अच्छी होती है फसल के लिए भी और आगे चल के पानी के लिए भी अच्छी रहती है, और हमारे पहाड़ों में बर्फ होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है आजकल। ये मनाली का मौसम एकदम से सुहावना हो गया है। अभी बारिश यहाँ पे निचले क्षेत्र में मनाली से तो बारिश पड़ रही है, लेकिन सोलंग नाला, रोहतांग, धुंधी वगैरह में बर्फबारी हो रही है, जो कि आने वाले पर्यटन सीजन के लिए बहुत अच्छी है। देखिए मनाली का मौसम है, यहाँ कुछ नहीं कह सकते कि ये कब मौसम बदलेगा। मनाली में वैसे भी जून तक ठंडा रहता है काफी मौसम, पहाड़ों में बर्फ आ रही है, इससे हमारा जो क्लाइमेट है एक तो चेंज हो जाएगा, ठंडा हो गया है काफी। टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ की ठंड का आनंद ले सकते हैं। चंबा की चुराह में पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। इस बर्फबारी का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी भी यहां पहुंचे। इस बर्फबारी से किसान और बागबान भी खुश हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। तीसा उपमंडल के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने से लोगों में खुशी की लहर है। जहां एक तरफ बर्फबारी के कारण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ बागवान और किसानों के लिए भी खुशी की खबर है। हमारे यहाँ उपमंडल तीसा के ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जिस कारण कि हमारे निचली क्षेत्रों में ठंड काफ़ी बढ़ गई है। अब जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, इस बर्फबारी से तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोलन के देवघाट में अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई, जिसकी वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग की वजह कार में शॉर्ट सर्किट बताई गई। तो अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।